आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंपनी क्या होता है। सबसे पहले तो इंडिया में 12 लाख कंपनीज हैं। पहले कितने कंपनीज थे? 15 लाख। 3 लाख नकली कंपनीज थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो 3 लाख कंपनीज का लाइसेंस कैंसिल, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब इंडिया में कितने कंपनीज है? 12 लाख। इंडिया में कंपनी को कैसे पहचानना है, कौन सी कंपनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कौन करता है, शेयर कैपिटल क्या है, डिविडेंड क्या है, डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर कौन है, शेयर्स क्या है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ आप लोग के सामने मैंने एक लिस्ट रखा है, इसमें से कौन सा कंपनी है। पहले कोई भी इंडिया में कंपनी के नाम के अंत में क्या रहेगा? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड रहेगा। बट नॉट इन ऑल द केसेस। LIC इज अ कंपनी, बट LIC, ठीक है, के नाम के अंत में उनको अलाउड है, वो स्टैट्यूटरी कंपनी है, पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुई है, तो उनको अलाउड है उनके नाम के अंत में लिमिटेड नहीं लिखने का। आया समझ में? सो अमेरिका में कंपनी को क्या बोलते हैं? एप्पल इंक, INC, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड। इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी में नाम के अंत में क्या आता है? LTD या प्राइवेट लिमिटेड। LTD मीन्स पब्लिक लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इंडिया में, बट अमेरिका में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। रिलायंस इंडिया क्या है? पब्लिक लिमिटेड। सो कंपनी क्या होता है? कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब क्या? खुद से लोगों ने शुरू करने का सोचा। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। सो ये कौन सा कंपनी है? रिलायंस। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है, और बिकॉज उनके शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं, उसको लिस्टेड कंपनी भी बोलते हैं। इंडिया में दो मेन शेयर मार्केट है, कौन से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। बिकॉज उनके शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं, वो लिस्टेड कंपनी भी कहलाएगा। अब कंपनी शुरू करने का कुछ लोग को आइडियाज आएगा। जिन लोग को आइडियाज आता है कंपनी शुरू करने का, उन लोग को क्या बोलते हैं? प्रमोशन या प्रमोटर्स। जो स्टेप्स वो लोग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। सो जिनको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का, दोज आर कॉल्ड प्रमोटर्स। स्टेप्स दैट दे टेक इज प्रमोशन। आजकल हालांकि बिजनेस को स्टार्टअप के तौर पर देखा जाता है या एंटरप्रेन्योर के तौर पर देखा जाता है। रिलायंस के दो प्रमोटर्स थे, धीरूभाई अंबानी और दमानी, ठीक है ना। यहाँ पे चंपकलाल दमानी, बाद में दोनों अलग हो गए, लेकिन रिलायंस के दो मेन प्रमोटर्स कौन थे? धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी। आपने डी मार्ट सुना होगा, डी मार्ट, दमानी मार्ट, वो शॉर्ट में डी रखते हैं। नाउ अभी आप इंडिया में बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी आप फॉर्म नहीं कर सकते। इंडिया में रजिस्ट्रेशन क्या है कंपनी का? कंपलसरी है। तो सवाल यह है कि प्रमोटर्स जिनको आइडिया आया है कंपनी शुरू करने का, वो बिना रजिस्ट्रेशन के इंडिया में शुरू नहीं कर सकते। उनको किसके पास जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंपनी का हाईएस्ट संस्था है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अंदर अलग अलग भाग है, उसमें एक रजिस्ट्रार है। सो हर स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार रहता है। आपने 10th के बाद 11th के एडमिशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा, कौन कौन सा? आधार कार्ड, फॉर्म, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड द प्रिस्क्राइब्ड फीस। सो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोमोटर्स को दो डॉक्यूमेंट लगता है, कौन सा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में कंपनी का नाम, पता, कितने रकम से शुरू हो रही है। आर्टिकल्स कंपनी के इंटरनल कायदे कानून। ये दो डॉक्यूमेंट कौन जमा करेगा? प्रमोटर। किसके पास जमा करेगा? रजिस्ट्रार के पास। इंडिया में कितने रजिस्ट्रार है? 22। हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार। महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2, बाकी स्टेट्स में एक। आप लोग बोलेंगे स्टेट ज्यादा है, ईस्टर्न साइड छोटे छोटे स्टेट्स है तो 2-3 स्टेट मिलकर एक रजिस्ट्रार होगा, ठीक है। वैसे तो इंडिया में 2.5 करोड़ दुकानें हैं, लेकिन कंपनीज कितने हैं? 12 लाख। 12 के 12 लाख कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसके पास? रजिस्ट्रार। शॉर्ट में क्या बोलते हैं?
आरओसी। तुम मेमोरेंडम आर्टिकल्स और दूसरे डॉक्यूमेंट लेकर किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार के पास जाओगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम आर्टिकल्स और दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट किया, इफ सब कुछ सही है तो तुमको जैसे आई कार्ड मिलता है, वैसे ही कंपनी को रजिस्ट्रार, वैसे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ है, रजिस्ट्रार देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मीनिंग यह है कि कंपनी का जन्म हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट इंसानों का होता है ना, म्युनिसिपैलिटी देता है, तो कंपनी का जन्म मतलब कि रजिस्ट्रार ने प्रोमोटर्स को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, मतलब कंपनी का जन्म हुआ। जिस तारीख को सर्टिफिकेट दिया उस तारीख को कंपनी का जन्म माना जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कौन देगा? ये रजिस्ट्रार देगा। कब देगा? जब प्रमोटर्स डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। दो मेन डॉक्यूमेंट कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, या सिर्फ मेमोरेंडम बोला तो भी चलेगा। दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्या है वो अलग से मैं बताऊंगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। अभी सिर्फ समझो मेमोरेंडम में कंपनी का नाम, पता, वो सब रहेगा, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, मीटिंग के, ये सब इंटरनल रूल्स है। ये दो डॉक्यूमेंट कौन सबमिट करेगा? प्रमोटर। किसके पास सबमिट होगा? रजिस्ट्रार के पास। ये सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसको देगा? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों को। क्या इससे काम शुरू कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस हुआ ना, तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दोनों के लिए कंपलसरी है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। मतलब तुमको दो सर्टिफिकेट के बाद तुम कामकाज शुरू कर सकते हो। कंपनी का जन्म कब होगा? जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। कौन देगा? किसको देगा? प्रमोटर्स को। उसका मतलब क्या होगा? कंपनी का जन्म हुआ। बट बच्चा जन्म के तुरंत चलना थोड़ी शुरू करता है, थोड़ा समय लगता है। तो एक और सर्टिफिकेट, कुछ और प्रोसीजर करने पड़ेंगे प्रमोटर्स को, ठीक है। वो प्रोसीजर के बाद रजिस्ट्रार एक और सर्टिफिकेट देगा। क्या बोलते हैं उसको? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, उसका एक और नाम है ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। अब कंपनी अपना कामकाज शुरू कर सकता है। लेकिन कामकाज शुरू करने के लिए क्या लगता है? पैसा। सो अकाउंट्स में तुमने सीखा होगा कि जब तुम धंधा शुरू करते हो या बढ़ाते हो तो जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कंपनी की अकाउंट्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट ही है वो, लेकिन क्या बोलेंगे? कैपिटल। लेकिन कंपनी की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। जो रकम से कंपनी शुरू हुआ उस रकम को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। अब एक सवाल यह है कि शेयर कैपिटल और शेयर्स में फर्क क्या है? आपकी बुक 200 पेज की है, 200 के 200 पेज जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। और हर एक पन्ना क्या बोलेंगे? शेयर। अब कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपया। सो ये 1 लाख रुपया कैसे बना? छोटे छोटे पार्ट से, ऐसे 10,000 पार्ट से। ऐसा सोचो 10,000 पेज की एक किताब है, हर एक पेज का 10 रुपया। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे भाग किए, हर एक भाग को क्या बोलेंगे? शेयर्स। आया समझ में? इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपका एक केक है, चलो हैप्पी बर्थडे जिसका भी रहा, 1 लाख रुपए का क्या है आपका? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटेंगे, हर एक भाग को क्या बोलते हैं? शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। सो शेयर कैपिटल जिससे कंपनी शुरू हुई उस रकम से, उस रकम, आप ऐसा सोचो ये जो रूम है इसमें 1000 ईंट है, ब्रिक्स है, ये 1000 के 1000 ब्रिक्स क्या हुआ? शेयर कैपिटल। और हर एक सिंगल सिंगल ब्रिक को क्या बोलेंगे? शेयर। आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। रिलायंस में आज 36 लाख शेयर होल्डर्स है, 36 लाख शेयर होल्डर्स है। आपने एक शेयर खरीदा तो भी आप रिलायंस के मालिक हुए। लेकिन मालिक कैसे हुए? आप रिलायंस के एक ईंट के मालिक हुए। रिलायंस में 1 करोड़ शेयर्स है और आपके पास एक शेयर है, तो आप रिलायंस के एक शेयर के, बिल्डिंग में 1 लाख ईंट है और आपने एक ही शेयर खरीदा तो आप बिल्डिंग का एक ईंट के मालिक हुए सिर्फ। फर्क समझा? सो जो भी आदमी शेयर खरीदता है वो क्या माना जाएगा? अक्सर ये गलत फहमी है
कि रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के करीबन 45% शेयर्स है, बाकी 55% कुछ नीता अंबानी और कुछ 36 लाख शेयर होल्डर्स के पास। सो मुकेश अंबानी इज ओनली द हाफ ओनर, बाकी हाफ ओनर पब्लिक और म्यूचुअल फंड और एलआईसी और बैंक्स और फॉरेन के लोग मिलकर रिलायंस को ओन करते हैं। बट मुकेश अंबानी सर्व्स एज द डायरेक्टर, वो मैं बताता हूं थोड़ी देर में डायरेक्टर कौन है। सो कंपनी किस रकम से शुरू होती है? शेयर कैपिटल, उसके छोटे छोटे भाग किए उसको क्या बोलते हैं? शेयर। जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। नो, आप शेयर होल्डर हो कंपनी के, क्या प्रूफ है? तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती है। ये शेयर सर्टिफिकेट जैसे आपका मार्कशीट आता है 10th का और 12th का, रंगीन कलर आता है ना, तो कंपनी एक जमाने में आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो क्या प्रूफ है? कंपनी आपको क्या देती थी? शेयर सर्टिफिकेट कागजी फॉर्म में, उसको शेयर सर्टिफिकेट रीमैट, रीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं, रीमैट। अभी ये बंद हो गया है, अभी कोई भी कंपनी कागजी फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट दे नहीं सकती। आप जब नया मोबाइल लेते हो, व्हाट्सएप आप खोलते हो, रजिस्टर करते हो, तो हर एक आदमी को एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उस डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपका बैंक में अकाउंट रहता है वैसे शेयर का एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट को डीमैट अकाउंट बोलते हैं। आप जब शेयर खरीदते हो तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके डीमैट में वो 1 शेयर या 10 शेयर दिखेगा। सो आप फिजिकल फॉर्म में आपको कागजी रूप में नहीं मिलता है। आप 10 डीमैट अकाउंट खोलाओ, लेकिन जो डीमैट अकाउंट नंबर दिया गया है उस अकाउंट, व्हाट्सएप आपके 3 मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें से एक मोबाइल में मैसेज भेजा तो उसमें जाएगा, तीनों में नहीं जाएगा। तो वैसे ही जब आपने शेयर्स का अकाउंट ओपन किया, डीमैट अकाउंट ओपन किया, तो उस डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में पता चलेगा आपके पास कौन से कंपनी के कितने शेयर्स है। आपने खरीदा तो ही तो आएगा, मैं मैसेज भेजूंगा तो ही आएगा ना। तो आप जब शेयर खरीदते हो, जितने शेयर खरीदे उस शेयर का नाम, सब डिटेल्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। और उसका पूरा नाम है डीमटेरियलाइजेशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीमैट। तो आप जब शेयर खरीदना बेचना है आपको, तो आपको डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। डीमैट अकाउंट के बिना आज शेयर्स खुल नहीं सकता अकाउंट। अच्छा, अभी आप शेयर होल्डर हो, आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक आपको क्या देगा? इंटरेस्ट। तो आपने रिलायंस में पैसा लगाया, वही बैंक में लगाया होता तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया होता, ठीक है ना। तो रिलायंस आपको कुछ तो रिटर्न्स में देगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने रिलायंस को 1 लाख दिया, उस 1 लाख से रिलायंस ने 40,000 का प्रॉफिट किया। आप कंपनी के मालिक हो, 40,000 कंपनी कुछ काम के लिए तो यूज करेगी, उसमें से आपको 25,000 रिटर्न्स में देगी। सो एक शेयर होल्डर, पहले तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000, उसमें से आपको रिटर्न्स में कितना दे रही है? 25। सो शेयर होल्डर को रिटर्न्स में डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड क्या है? कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सो डिविडेंड कौन देता है? कंपनी देती है। किसको देती है? शेयर होल्डर को देती है। क्यों देती है? क्योंकि शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा लगाया है। किसका पैसा लगाया? शेयर कैपिटल। कैसे लगाया? शेयर्स खरीद के। फिर क्या बना वो? शेयर होल्डर। फिर कंपनी रिटर्न्स में क्या देगी? डिविडेंड। डिविडेंड सिर्फ 2 प्रकार से अलाउड है, एक कैश मतलब ऑनलाइन आपके खाते में आ जाएगा, और दूसरा बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स फुकट के शेयर्स है। जैसे आपके पास 100 शेयर्स है, रिलायंस ने बोला 1:1 बोनस, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो आपको 100 शेयर पे 100 फ्री में दिए। तो डिविडेंड 2 ही प्रकार से दे सकते हैं। अभी होंडा कंपनी है तो डिविडेंड के रूप में बाइक नहीं दे सकती इंडिया में, क्या देगी? या तो कैश देगी या तो फुकट के शेयर्स देगी। उस फुकट के शेयर्स को क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। कौन देता है? कंपनी। किसको देती है? शेयर होल्डर को। तुम्हारे पास 100 इन प्रोपोर्शन, आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100, किसी के पास 50 तो 50। बोनस शेयर अलग अलग रेशियो में दिए जाते हैं जो कंपनी तय करती है, लेकिन डिविडेंड प्राइमरली 2 ही रूप में अलाउड है। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे? नहीं? आगे बढ़ू। नाउ एक बात बताओ, रिलायंस के कितने शेयर होल्डर्स है? 36 लाख। रिलायंस का हेड ऑफिस, हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है। मेन लगभग सारे कंपनीज का हेड ऑफिस कहाँ पे?
मुंबई में। दिक्कत यह है कि 36 लाख लोग कैसे चला सकते हैं? कंपनी में एम्प्लॉयज करीबन 2 लाख है। कितने एम्प्लॉयज है? 2 लाख। अब एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है आपसे, 36 लाख शेयर होल्डर्स खुद तो चलाएंगे नहीं। जैसे आपके कॉलेज में प्रिंसिपल एक होगा, टीचर्स 6-7 होगी, स्टूडेंट्स हजारों होंगे, बट मेन चलाने वाले प्रिंसिपल, टीचर्स और थोड़े क्लर्क्स होंगे। तो रिलायंस को चलाने के लिए ये 36 लाख कुछ लोग को अपॉइंट करेंगे। समझ में आ रहा है? मेन जो कंपनी को चलाएंगे, वो जो लोग को चलाएंगे उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं। एक आदमी को डायरेक्टर और ग्रुप में बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं आपको रिलायंस का मैं ले चलता हूँ, रिलायंस का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ले चलता हूँ। ठीक है, रिलायंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। ठीक है, ये हो गए रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का हेड कौन है? मुकेश अंबानी। उनको क्या बोलते हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। देखो, एक मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन पहले कौन है? डायरेक्टर है। सो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 5 8 11 12, कितने डायरेक्टर है रिलायंस के? 12। इन 12 के 12 इंडिविजुअल लेवल पे कौन है? डायरेक्टर। और सबको ग्रुप में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। कहां पे? साल में एक मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी को साल में एक बार एजीएम रखना पड़ता है। एनुअल नहीं हटा सकते क्योंकि वो परमानेंट डायरेक्टर है। और एक और चीज, 100 में से 45 शेयर्स किसके पास है? समझ में आया? 100 शेयर है, मेरे पास 51 शेयर है, बाकी 49 बोलते हैं हम हकाल रहे। मेजोरिटी किसके पास है? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मेजोरिटी से होता है। यदि 100 लोग है, 100 शेयर्स है, 51 वालों ने हाँ बोला तो 49 कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मुकेश अंबानी के पास वैसे तो परमानेंट डायरेक्टर है, लेकिन वोटिंग भी किया जाए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो 45% किसके पास है? तो खुद को तो, लेकिन वो परमानेंट डायरेक्टर है, ऐसे हटा नहीं सकते। कितने डायरेक्टर्स है रिलायंस में? 12। इंडिविजुअल लेवल पे क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। ग्रुप में क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप रिलायंस का मेमोरेंडम देखना चाहोगे? मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस का मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बार देख लो। ये रिलायंस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ये देखो रिलायंस का, दिखा? अच्छा, रिलायंस का को डू यू एग्री? रजिस्ट्रेशन जब करेगी तो क्या लगेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा। ये रहा। ये कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा। किसको देगा? रिलायंस को। ये रहा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ। ठीक है, फिर आगे अलग 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 सर्टिफिकेट्स वक्त के साथ साथ लिए ना। फिर अभी जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हो, उसके बाद क्या लगता है? एक और, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे तारीख दिया ना, 8th day of May 1973, मतलब 8 मई 1973 के बाद रिलायंस ने कामकाज शुरू किया। और फिर ये सर्टिफिकेट बाद में कुछ उन्होंने नाम चेंज किया होगा। तो अभी एक और है, देखो रिलायंस कंपनी का नाम, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। और ये था रिलायंस के डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स है रिलायंस के? 12। सब डायरेक्टर्स को मिलकर क्या बोलते हैं? या सिंपली द बोर्ड। और उसका डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? डायरेक्टर्स। ठीक है, ये सब रिपोर्ट किसको करते हैं? शेयर होल्डर्स को। सो आई होप रिलायंस के डायरेक्टर। अभी एक बात बताओ, डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट भी दिया हुआ है जिससे शुरू हो सकता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़े। अभी एक बात बताओ, कंपनी चल रही है, कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, 36 लाख शेयर होल्डर है, 36 लाख पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। हम लोग नासिक में, रिलायंस का हेड ऑफिस किधर है? मुंबई। अभी अकाउंटिंग हेड ऑफिस में होता है पूरा, वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, हम नासिक में बैठ के कैसे पता लगाए? समझ रहा है? तो 36 लाख लोगों ने किसको अपॉइंट किया? डायरेक्टर्स को। तुम कंपनी को चलाओ, लेकिन तुम अकाउंट सही मेंटेन कर रहे कि नहीं? तेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो ये 36 लाख लोग एनुअल जनरल मीटिंग में एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे।
कम उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं। कंपनी के लिए ऑडिट कंपलसरी है। ये ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। कंपनीज एक्ट 56 में 1 साल के लिए था, अभी 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। ये ऑडिटर कंपनी का अकाउंट्स, सी ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, बाहर का आदमी है। वो जाएगा रिलायंस में, उनका अकाउंट्स चेक करेगा, ऑडिट करेगा और रिपोर्ट करेगा 36 लाख शेयर होल्डर्स को कि कंपनी का अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है या नहीं। सो ऑडिटर इज लाइक अ वॉच डॉग। सो मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने ऑडिटर को अपॉइंट किया। ऑडिटर कंपनी में जाकर कंपनी का अकाउंट चेक करता है, सब बराबर है तो मुझे रिपोर्ट करेगा कंपनी का अकाउंट बराबर तरीके से हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बायजू का नाम सुना है? बायजूस। बायजूस के ऑडिटर ने रिजाइन किया, हम नहीं करेंगे। डिलॉयट, डिलॉयट बहुत बड़ा कंपनी है, वो उन्होंने ऑडिटर छोड़ दिया, तो बहुत बड़ी बात है। और तुमने रिजाइन किया तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है क्यों। तो डिलॉयट ने रीजन दिया कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली मिले नहीं, और बायजूस की बैंड बज गई क्योंकि गवर्नमेंट ने चेकिंग शुरू कर दिया ऐसे। तो ऑडिटर बोलते ना, जब आएगा पूरे कंपनी हिल जाती है, क्योंकि वो कभी भी कंपनी में आ सकता है, कोई भी रिकॉर्ड्स मांग सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, उसको तुम मना नहीं कर सकते। तो बायजूस का ऑडिटर ने ऑडिट करने से मना कर दिया, वॉज अ वेरी बिग न्यूज। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, चेकिंग शुरू कर दिया कि क्या हो गया। सो ऑडिटर ने रिपोर्ट, ऑडिटर को एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या होता है? तुम कंपनी के मालिक हो, तुम नासिक में हो, कंपनी मुंबई में। पूरे साल में एक मीटिंग होता है, क्या बोलते हैं उसको? एनुअल जनरल मीटिंग। उसके पहले तुम क्या भेजोगे? नोटिस। मैं बुलाऊंगा नोटिस के लिए कि मीटिंग में आओ। किसको बोलूंगा? शेयर होल्डर्स को। कौन से मीटिंग में आओ? एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन तुम मीटिंग में क्यों आओगे? डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्टर्स का एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनता है, एक ऑडिटर्स रिपोर्ट बनता है, और ये सब एक डॉक्यूमेंट बनता है, एनुअल रिपोर्ट। मतलब तुम बुक पढ़ रहे हो ना, मीटिंग आने से पहले कंपनी तुमको 21 डेज पहले एक नोटिस भेजती है, नोटिस के साथ एक एनुअल रिपोर्ट भेजती है कि कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ताकि तुम स्टडी करके आओ और कंपनी से पूछो क्यों ऑडिटर ने इस पॉइंट में क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई मतलब बोला है कि इंफॉर्मेशन मिला नहीं है, तो डायरेक्टर को मीटिंग में जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। ऑडिटर को अपॉइंट किसने? पेमेंट कंपनी करेगी, बट अपॉइंट किसने किया? शेयर होल्डर ने। वो कंपनी में जाकर अकाउंट्स चेक करके शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है, उस रिपोर्ट को ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं। वो एनुअल रिपोर्ट के साथ शेयर होल्डर को भेजना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग से पहले। सॉरी, यदि उन्होंने रिश्वत दिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक कंपनी था, जो सॉफ्टवेयर कंपनी था, सत्यम कंपनी था, ठीक है। अब उस कंपनी में क्या हुआ था, उन्होंने बताया था दे हैड 5000 करोड़ इन हैंड। सीए ने सर्टिफाई किया होगा, भाई 60 करोड़ ही था। जब सैलरी दे नहीं पाए तब पता चला इतना बड़ा फ्रॉड। भाई गवर्नमेंट ने ऑडिटर को जरूर पूछा होगा, सीए की प्रैक्टिस जा सकती है। वो कंपनी बंद हो गया। बाद में महिंद्रा ने उसका दाम शेयर का 450 500 था। जब जब ये न्यूज आ गया कि पैसे नहीं है, तो ऑडिटर भी जवाबदार माना जाएगा, और 18 रुपए में आ गया शेयर 500 का। बाद में महिंद्रा ने खरीद लिया सत्यम को 58 रुपीज पर शेयर। 400 रुपीज का 18 में आ गया, फिर महिंद्रा ने सत्यम को खरीद लिया, 58 दिया, क्योंकि वैल्यूएशन निकालते ना। बंद हो गई कंपनी। गलत सीए ने गलत काम किया। सीए की प्रैक्टिस जाने का पूरा चांस रहता है ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन। हाँ, मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसका प्रैक्टिस गवर्नमेंट ने निकाला है कि नहीं। गवर्नमेंट तो नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का काम है वो। उनको लगता है सीधा आउट कर देंगे। अरे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, बहुत सख्त कायदे, इतना आसान नहीं खिलाना। क्योंकि यदि तुम पगार नहीं दे पा रहे और इन्फ्लेटेड फिगर्स दिया है तो क्वेश्चन तो आएंगे ही। बायजूस का यही हो रहा है, चेकिंग और ये सब चालू हो गया। और अरे बायजूस के 6 डायरेक्टर्स है,
बायजू खुद, उसकी वाइफ, उसका साला या रिलेटिव, 3 हुए, और 3 बाहर के डायरेक्टर, तीनों डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। तो बायजूस का पिछले साल वैल्यूएशन कितना था? 1,10,000 करोड़। आज वैल्यूएशन कितने में आ गया? 40-50,000 करोड़, 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन गिरा है। आकाश किसने खरीदा? बायजूस में। 17% किसके पास है? बायजूस के पास। 30% किसके पास है? आई थिंक आकाश वाले के पास। तो 17% में साफ पता चल रहा है उनके पास पैसे नहीं है। तो 17% जो है ना 5,000 करोड़, उसमें से 10-20% भी मार्केट में बेच के 1,000-2,000 करोड़ लाएगा, फिर पेमेंट करेगा। एक डुंजो पता है? डुंजो 2 व्हीलर का ऐप, आमदनी पिछले साल 67 करोड़, खर्चा 550 करोड़। जुलाई का पेमेंट ही नहीं कर पाए वो लोग, हाफ पेमेंट किया। सीधी बात है, या तो बंद हो जाएगा या लास्ट में उनको पूछा जाएगा ऐसे क्यों हो गया। और उसका सपोर्ट रिलायंस का तो बंद तो होगा नहीं, रिलायंस का फिनेंशियल सपोर्ट है उनको या बैकअप है। तो ऐसे भी होता है कि बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब डू यू एग्री, कंपनी है तो कायदे होंगे, डायरेक्टर के होंगे, मीटिंग्स के होंगे, ऑडिटर के होंगे, शेयर होल्डर्स के लिए होंगे। तो ये सब का सब कंपनी एक कंपनी लॉ में बनाया गया। पहले कंपनीज एक्ट 56 था, अब वो बंद होके क्या हो गया? रिपील हो गया। अभी नया कौन सा कायदा है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 जो कायदा है, अभी डू यू एग्री, आपके बुक में 150-200 पेज होते हैं, अलग अलग कायदे होते हैं, उन कायदे के नंबर्स होते हैं, उन नंबर को सेक्शंस बोलते हैं। अब ये सेक्शन रीड कैसे करते हैं? ये सेक्शन 2, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? सब सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एक और ब्रैकेट रहेगा तो उसको क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। और एक और देखो, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1, एक और रहेगा तो सब क्लॉज। आया समझ में? और इंडिया में हजारों एक्ट्स है। कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बहुत सारे। हर एक एक्ट का सेक्शन 1 3 चीज बोलता है। उस एक्ट का नाम क्या है? नेम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट पूरे देश में लागू होता है। जब आर्टिकल 370 हटाया नहीं गया था, अब जैसे पार्टनरशिप एक्ट 32 है या हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 है, ये पूरे इंडिया में लागू होता था जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के, क्योंकि उधर अलग से कायदा था, वहां पे तुम प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है ना। तो आर्टिकल 370 हट गया तो इंडिया के भाग में आ गया। तो अभी कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले भी था, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 करने के बाद सेक्शन 1 बदला होगा पार्टनरशिप एक्ट का। पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, अभी इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो एक्सटेंट पहले क्या होता था? इनकम टैक्स अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 हटने के बाद होल ऑफ इंडिया। और कौन से तारीख को लागू हुआ? 12 सितंबर 2003। समझ में आया? पार्टनरशिप एक्ट होता तो क्या होता था? पार्टनरशिप एक्ट 32 पूरे देश में लागू, हर एक्ट में सेक्शन 1 ये बोलता है। और इंडिया में हजारों एक्ट है, हर एक्ट का सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होता है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? सी पहले आएगा, डी बाद में आएगा तो 21 के बाद 34, डी के बाद ऐसा आएगा तो 34 के बाद 84। ये जो सब सेक्शन है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से दे सकते हैं। आया समझ में? तुझे नहीं समझा? वापिस एक बार बताओ। सो ये कंपनी सी है तो ये 21 है, डी बाद में आएगा तो 21 के बाद वाला जो सीक्वेंस में आएगा डायरेक्टर, फिर शेयर्स। रजिस्ट्रार होता तो एस के पहले तो 34 और 84 के बीच में आया। आया समझ में? तो इस प्रकार से रीड करते हैं ये सेक्शंस, और ये हर एक एक्ट इंडिया का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सेम है। तो इस प्रकार से ये कंपनीज एक्ट, कंपनी का कंसेप्ट, कंपनीज का एक्ट और पूरा डिटेल्स बताया गया। कोई डाउट है तुम्हारे? नहीं तो यहाँ पे खत्म।